जा रहा है आपसे, आईक्यू बौद्धिक योग्यता का मापदंड है जो जन्मजात होता है और उम्र के साथ बदला नहीं जाता है। जबकि कारण में लिखा हुआ है कि किशोरावस्था में पहुंचने पर शिशुओं के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव ही दिखाई देता है। आईक्यू की बात की जा रही है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आईक्यू का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट अर्थात बुद्धि लब्धि होता है ना। तो ये बात तो हमें पता है कि बुद्धि जन्मजात होती है ना, आप इसे घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, इसमें बहुत मामूली परिवर्तन देखा जा सकता है, बट इसे मतलब इस एक तरीके से समझिए कि जो आईक्यू आपका बचपन में है वही यौवन में रहेगा, वही वृद्धावस्था में होगा। तो यहाँ यही कहा गया, आईक्यू बौद्धिक योग्यता का मापदंड है जो जन्मजात होता है, उम्र के साथ बदलता नहीं है। याद करिए, हम लोग बुद्धि और ज्ञान दो चीजों के साथ बात करते हैं, और ये कहते हैं ना कि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। इंटेलिजेंस जो होती है वो जन्मजात होती है, उसे घटा बढ़ाया नहीं जा सकता है ना। और बुद्धि वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, जबकि ज्ञान दूसरी बात होती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बल्कि ज्ञानी यानी स्कॉलर कहलाता है। और इसे आप किताबों के द्वारा, लोगों के द्वारा, समाज द्वारा आप इसे क्या करते हैं, जो ज्ञान है उसको आप अर्जित करते हैं। लेकिन बुद्धि के साथ ऐसा कुछ नहीं, जो बुद्धि है वो आ उम्र या ता उम्र वो वही बुद्धि रहेगी। कहा गया किशोरावस्था में पहुंचने पर शिशुओं के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव ही दिखाया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, सही हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी हमें कुछ चीजें तो पता है ना, क्या पता है, हमें पता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसकी है, बीनेट की है। स्पीयरमैन ने क्या किया है, द्विबुद्धि का कारक बताया है, या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। कितने कौन सी बुद्धि बताई है, तो एक तो बोला कि एक जनरल होती है, ओके, जबकि एक स्पेसिफिक होती है यानी कि विशिष्ट बुद्धि होती है। जो जनरल बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है, जबकि स्पेसिफिक बुद्धि जो होती है वो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंध रखती है। ये बात किसने बताई, स्पीयरमैन ने बनाई। ठीक वैसे ही थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि की बात की है, और थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक बताया है कंक्रीट यानी कि मूर्त बुद्धि, एक बताया है अबस्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त बुद्धि, और तीसरा बताया है सोशल यानी कि सामाजिक बुद्धि, है ना। ये 3 प्रकार की बुद्धि थॉर्नडाइक ने भी बताई है। बाकी थॉर्नडाइक के बारे में तो हम लोग ये जानते ही हैं कि उन्होंने ट्राई एंड एरर थ्योरी दिया है, उन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें कितने प्रमुख सिद्धांत है या कितने प्रमुख सीखने के नियम है, तो 3 प्रमुख सीखने के नियम है। जबकि गौड़ में कितने नियम है, तो 5 उन्होंने गौड़ नियम दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बाकी थोड़ी मोड़ी चीजें ध्यान में रखे रहिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है विधि प्रदर्शन कौशल सीखने की वह प्रक्रिया है, विधि प्रदर्शन कौशल सिखाने की वह प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से परिणामों को बेहतर करना सुनिश्चित किया जा सकता है। जबकि दूसरा आपके पास है, इस प्रक्रिया का मूल है कि लोगों को ऐसी कलाएं सिखाई जाएं जिसके द्वारा वे कार्य करने के लिए उत्तेजित हो तथा अक्षमताओं से छुटकारा पा सके, ठीक है। अब ये बताइए, हम लोग प्रदर्शन की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, और इतना हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, यह समूह को टीच करने की या ग्रुप को टीच करने की एक विधि है, एक मेथड होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिणाम प्रदर्शन यानी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और दूसरा होता है विधि प्रदर्शन जिसको मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। परिणाम वाला जल्दी तो हो जाता है लेकिन प्रभावी कम होता है, जबकि जो आपका मेथड है, विधि है, वो लगता तो उसमें ज्यादा समय है लेकिन इफिशियंसी यानी प्रभावशीलता उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कहा गया विधि प्रदर्शन कौशल सिखाने की, भाई प्रसार शिक्षा में यूज किया जा रहा है, आज से हमारा प्रसार शिक्षा भी शुरू भी हो गया एप्लीकेशन पे, ठीक है।
कहा गया विधि प्रदर्शन कौशल सिखाने की वह प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से परिणामों को बेहतर करना सुनिश्चित किया जा सकता है। कारण इस प्रक्रिया का मूल है कि लोगों को ऐसी कलाएं सिखाई जाएं जिसके द्वारा वे कार्य करने के लिए उत्तेजित हो और अक्षमताओं से क्या करें, छुटकारा पा सके। हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, सही है। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया पारस्परिक क्षमता का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, बिल्डिंग इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस इज कॉम्प्लिकेट प्रोसेस, है ना, ये कॉम्प्लिकेट प्रक्रिया है। फिर लिखा है इसमें लोगों की प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को पढ़ना शामिल है जिन्हें वह भले ही शब्दों से व्यक्त ना करें, है ना। अब आप तुरंत बताइए कि हाँ ये भी तो PYQ है, हम लोगों ने देखा है 2018 या 17 का ये क्वेश्चन है नेट का। कहा क्या गया है कि पारस्परिक क्षमता, याद करिए पारस्परिक क्षमता होती है लोगों को जोड़ना, है ना। तो जोड़ना जो है क्या है, जोड़ना लोगों को, ये एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है, ठीक है, जटिल प्रक्रिया होती है। सबके मत अलग अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, सबका एटीट्यूड अलग अलग है, सबके ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग परिवार परिवेश संस्कृति से लोग आते हैं, तो उन्हें आपस में जोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। बाकी हमें तो ये भी पता है पारिवारिक जीवन चक्र की जब हम बात करते हैं तो 3 प्रमुख अवस्थाएं ना पारिवारिक जीवन चक्र की। जो सबसे पहली वाली अवस्था है ना, वो तो कौन सी है, जो जिसको प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है, वो आपकी कौन सी अवस्था कहलाती है, सामंजस्य की कहलाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो आपकी पत्नी है वो दूसरे घर से आई है, जो पति है वो दूसरे के घर का है, तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो भी सामंजस्य करना पड़ता है। जब 2 लोगों में सामंजस्य करना पड़ता है, लोगों की आदतों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो ठीक वैसे यहाँ पर भी है क्या, पारस्परिक क्षमता का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें लोगों की प्रतिक्रियाओं को तो समझना ही है, जो वो कह रहे हैं वो तो समझना ही है, जो वो नहीं कह रहे हैं उसको भी समझना पड़ता है। आपका असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट, जी बिल्कुल, यस बिल्कुल, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, जी यस बिल्कुल, कहा जा रहा है लीनन तंतु को बनाने का सही क्रम दीजिए। ठीक है, ओके, जल्दी से आंसर करिए। कहा जा रहा है कि लीनन तंतुओं को बनाने का सही क्रम दीजिए। आपके पास ऑप्शन में क्या है, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन में क्या है, हैकलिंग है, दूसरा आपका स्कॉचिंग है, हार्वेस्टिंग है, ब्रेकिंग है और रेटिंग है। अब जरा 1 मिनट यहाँ रुकिए और ध्यान से सुनिए। लीनन के बारे में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, हम रोज पढ़ते हैं लीनन। लीनन एक वानस्पतिक जगत का रेशा है, और वानस्पतिक के पहले वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो लीनन एक प्राकृतिक जगत का रेशा है, प्राकृतिक में वानस्पतिक है, वानस्पतिक में तने से प्राप्त होता है, और इसकी प्राप्ति फ्लैक्स नाम के पेड़ के तने से होती है। इसी में रीपलिंग रेटिंग प्रक्रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यह अपनी अद्भुत ठंडक की वजह से जाना जाता है। इसे इजिप्ट की इसके साथ बहुत बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है, तो लैंड ऑफ लीनन कहा जाता है किसको, मिस्र यानी इजिप्ट को। ठीक है, ओके, बहुत ही श्रम साध्य है, बहुत परिश्रम से ये क्या होता है, बनता है, अपनी अद्भुत ठंडक की वजह से जाना जाता है। सारी इसमें अच्छाइयाँ हैं, कमी ये है कि इसमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का भाव होता है, ठीक वैसे ही जैसे कॉटन में होता है। ठीक है, अब कहा गया इसको क्या करिए, इसको बनाने का प्रोसेस करिए। देखिए, सबसे पहले कल्टीवेशन होता है। कल्टीवेशन मतलब होता है क्या, बोआई करना, है ना। फिर होता है हार्वेस्टिंग, एकत्रित करना। कल भी हम लोग जब कपास की बात कर रहे थे तो भी हम लोग हार्वेस्ट की बात कर रहे थे। तो ये जो आपका हार्वेस्टिंग है ना, इसका मतलब क्या होता है, वो जो हमारे तने हैं जब वो मतलब कंप्लीट हो जाएं, यानी मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, पक जाएं, तो उनको क्या कर लेना, एकत्रित करना होता है। ठीक है, इसके बाद फिर उनको साफ करके, यहाँ पे लिखा नहीं है रेटिंग, लेकिन रेटिंग के पहले रीपलिंग एक प्रक्रिया होती है। रीपलिंग में क्या किया जाता है, वो जो हमने तना इकट्ठा किया है ना, उसको गांठ बांध करके खेत में ही छोड़ दिया जाता है, ताकि प्राकृतिक तौर पर ही उसमें की जो पत्तियां इत्यादि वो सब क्या हो जाए, सड़ गल जाएं, झड़ जाएं। ठीक है, उसके बाद उनको साफ करके तने को क्या किया जाता है, बहते पानी में, या कई प्रकार से रेटिंग होती है, तो बहते पानी में या बड़े पानी के कंटेनर में हम तने को क्या कर देते हैं,
डाल देते हैं ताकि वो जो आपका तना है वो क्या हो जाए, गल जाए, है ना। तो हम रेटिंग प्रोसेस करते हैं, जब वह गलने लगेगा तो क्या होगा, आपका तने का जो सेलुलोज वाला भाग है वो हट जाएगा और रेशा हमें क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हार्वेस्टिंग का काम किया था, एकत्रित किया था, फिर हमने क्या कर दिया है, रेटिंग प्रोसेस किया है, और फिर रेटिंग के बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग। हम उसको ऐसे हल्का हल्का, जैसे मूंगफली को हम लोग तोड़ते हैं ना, हल्का सा पुश करते हैं तो दो हिस्से में हो जाती है, वैसे ही है, हम जब तने को पानी में डाल देते हैं तो वो भी फूल जाता है, तो हम उसको हल्का सा क्या करते हैं, ठोकते हैं। डॉटिंग वॉटिंग प्रक्रिया होती है, आप पढ़ेंगे, आप चैप्टर में पढ़े भी होंगे, है ना। तो हम उसको ऐसे तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेकिंग मतलब वो टूटता है, और फिर हम उसमें से क्या करते हैं, निकालते हैं, स्कॉचिंग करते हैं, खींचते हैं, हम उसको निकालते हैं, और लास्ट में हैकलिंग, चूंकि लंबा रेशा होता है लेकिन फिर भी रेशम से लंबा नहीं है, इसका मेजरमेंट भी होगा इंच में ही, है ना। तो फिर हम इस सारे जो हमने यहाँ से रेशे निकाले उसको क्या करते हैं, ऊपर हम उसको हैकलिंग मतलब टांगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हम रोविंग करते हैं, रोविंग के बाद हम ट्विस्टिंग करते हैं, और फिर हम स्पिनिंग करते हैं, और हमें लिनन का धागा क्या होता है, प्राप्त होता है। सो हमारा सबसे पहले हार्वेस्टिंग हो गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, गलाने का काम कर रहे हैं, देन हम उसमें से ब्रेक करके, तोड़ करके वो रेशे को बाहर निकाल रहे हैं, और फिर हम स्कॉचिंग कर रहे हैं, और लास्ट में फिर हैकलिंग कर रहे हैं। हैकलिंग के बाद हम ऊपर टांग करके फिर हम उसको क्या करते हैं, रोविंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, फिर हमारा धागा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, मेरी बात क्लियर होगी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहा क्या जा रहा है, संप्रेषण में अंतर व्यक्ति दूरी को निम्न स्तर से अधिकतम के अनुरूप व्यवस्थित करिए। आपको यहाँ पे बताएं, ये आपका कम्युनिकेशन से रिलेट है, और कम्युनिकेशन में सबसे पास से दूर की तरफ जाना है आपको। ठीक है, देखिए, सामाजिक है, फिर आपका व्यक्तिगत है या व्यक्तिक है, सार्वजनिक है, और घनिष्ठ है। आपको बताना है क्या, अरेंज इंटरपर्सनल डिस्टेंस। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल बार बार पूछा जाता है। इंटरपर्सनल, जब दो लोग आपस में बातचीत करें तो उसको इंटरपर्सनल कहा जाता है, जबकि कोई व्यक्ति अगर स्वयं से बात कर रहा है तो उसको इंट्रापर्सनल कहा जाता है। ठीक है, ओके, स्वयं से बात इंट्रापर्सनल है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल है। अरेंज इंटरपर्सनल डिस्टेंसेस इन कम्युनिकेशन फ्रॉम लीस्ट टू मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास है क्या, तो देखिए आपका सोशल है, पर्सनल है, पब्लिक है, और इंटीमेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आंसर करना है। सबसे पहले घनिष्ठ आता है, यानी कि आपका इंटीमेट आता है। ठीक है, इसके बाद पर्सनल आता है, पर्सनल के बाद फिर कौन आएगा, फिर आपका पब्लिक आएगा, और फिर आपका जो लास्ट है, सॉरी, उसके बाद आपका सोशल आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, पब्लिक आएगा। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी। सबसे पहले इंटीमेट हो गया, देन फिर आपके पास क्या है, पर्सनल है, देन सोशल है, सामाजिक, और फिर लास्ट में क्या है, सार्वजनिक है, यानी कि पब्लिक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है प्रियंका जी, आप सबके लिए काम आएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि किस प्राकृतिक बास्ट रेशे में सबसे अधिक लिग्निन पाया जाता है जिससे यह कठोर बनता है। जल्दी से आंसर करिएगा। जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ, यस जी, सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया कि विच नेचुरल बास्ट फाइबर, बास्ट का मतलब क्या होता है, तना होता है, स्टेम होता है। ठीक है, तो विच नेचुरल बास्ट फाइबर कंटेन्स द मोस्ट लिग्निन विथ मेक इट हार्ड। आपका रेमी है, सन है, जूट है, और भांग है। भांग को क्या कहा जाता है, हेम्प के नाम से जाना जाता है। आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे आंसर क्या होगा, जूट होगा। अर्थात जूट में ये जो लिग्निन है ये क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो गया, जूट। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहा क्या जा रहा है, निम्न में से किस वस्त्र रेशे की उष्मा चालकता सबसे कम होती है। लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल।
यस, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है बट क्वेश्चन आसान है। देखिए जरा, निम्न में से किस वस्त्र रेशे की उष्मा चालकता सबसे कम होती है जिससे यह सर्दियों के लिए उपयुक्त होता है? जी बताइए, कहा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सटाइल फाइबर्स हैज द लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मेकिंग इट सुटेबल इन विंटर। अब आप बताइए, यहाँ इतना सब देखना ही नहीं है, उष्मा चालकता तो सब जाने दीजिए। सर्दी में हम पहनते क्या हैं? अभी ठंडी में जब अभी नवंबर दिसंबर चल रहा था, जनवरी चल रहा था, तो हम क्या पहन रहे थे? हम विस्कस पहन रहे थे, ऊन पहन रहे थे, कपास या नायलॉन? आप तुरंत बताइए क्या होता है? आप तुरंत बताएंगे भाई सर्दियों के लिए क्या है, आपका ऊन है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, निम्नलिखित में से, मान लीजिए ये इतना नहीं लिखा होता ना, तब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता। अगर आपसे पूछा जाता निम्न में से किस वस्त्र की उष्मा चालकता सबसे कम होती है, तब आप आंसर क्या करते? ऊन करते। उष्मा चालकता इसकी कम होती है, हीट कंडक्टिविटी कम होती है, तभी तो ये हमारे शरीर को गर्मी दे पाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कहा क्या जा रहा है? यस बिल्कुल, कहा जा रहा है कि एक्रिलिक, एक्रिलिक मतलब समझ रहे हैं, ऊन का सब्स्टिट्यूट है। मतलब ऊन, ऊन प्राकृतिक रेशा है, जबकि एक्रिलिक प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ऊन का सब्स्टिट्यूट है। अरे हमें याद है सब्स्टिट्यूट, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट फूड पढ़ा है, स्थानांतरित खाद्य। क्या होता है, अगर कोई ऐसा बालक है जो कि नॉनवेज नहीं खाता है और उसको कुपोषण है, प्रोटीन वाला, पीईएम है, पीईएम समझ रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, तो हम उसको अंडे की जगह क्या सब्स्टिट्यूट दे देंगे? तो हम तुरंत आंसर करते हैं, अगर वो अंडा नहीं खाता तब हम उसको सोयाबीन देंगे, तब हम उसको राजमा देंगे, तब हम उसको टोफू देंगे, हम उसको पनीर देंगे, है ना। मतलब किसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूट फूड कहा जाता है। अगर वो अंडा नहीं खाता है तो अंडे की जगह हम दूसरा प्रोटीन वाला चीज उसको दे दे रहे हैं, है ना, जो कि वेजिटेरियन है, और वो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अंडे का। ठीक वैसे ही ऊन का सब्स्टिट्यूट एक्रिलिक है। तो कहा गया एक्रिलिक रेशे किस प्राकृतिक रेशे की उष्मा बनाए रखने की क्षमता की नकल करते हैं? आखिर में अंडे में प्रोटीन था, राजमे में प्रोटीन है, ये टोफू सोयाबीन का पनीर प्रोटीन है, बात तो वही हुई ना। आपके पास रेशम है, अल्पाका है, ऊन है और सन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। आप आंसर क्या कर देंगे? ऊन कर देंगे, अर्थात एक्रिलिक रेशे किस प्राकृतिक रेशे की उष्मा बनाए रखने की क्षमता की नकल करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अच्छा जरा मुझे एक चीज यही बता दीजिए, रेशम को किसकी, रेशम जो है वो किस, रेशम को कॉपी करने वाला रेशा कौन सा है? जैसे मैंने बताया ना कि ऊन जो है, ऊन और एक्रिलिक एक तरीके से समझिए तो ऊन प्राकृतिक जगत से संबंधित है और एक्रिलिक कृत्रिम, लेकिन काम एक ही जैसा कर रहे हैं, है ना, सर्दियों में ही पहने जाएंगे दोनों ही। वैसे ही रेशम जो है, इसकी नकल किसे कहा जाएगा? तो तुरंत बताइए, रेशम की नकल किसे कहा जाता है? रेयॉन को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो गया आपका सी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है? यस बिल्कुल, नेक्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, रेयॉन किस श्रेणी के रेशों में आता है जबकि यह सेलुलोज पर आधारित होता है? जल्दी से बताइए, रेयॉन किस श्रेणी के रेशों में आता है ना। अब रेयॉन तो प्राकृतिक नहीं है, ये तो अभी हम लोग कल जब रेशो का पूरा वर्गीकरण देख रहे थे तब भी हमने पढ़ा था, है ना। प्राकृतिक में कहीं रेयॉन का नाम नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, रेयॉन किस श्रेणी के रेशे में आता है जबकि वह सेल्यूलोज पर आधारित है? रेयॉन का जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो होता है वुड पल्प, लकड़ी का गुदा, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। वो क्या है? क्या वो प्राकृतिक है, कृत्रिम है, पुनः उत्पादित है या प्रोटीन आधारित है? आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे रेयॉन किस श्रेणी के रेशो में आता है जबकि वह सेलुलोज पर आधारित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? रीजनरेटेड हो जाएगा, अर्थात पुनर्उत्पादित हो जाएगा, है ना। रेयॉन क्या है? मानव निर्मित पहला रेशा है, और मानव निर्मित पहला रीजनरेटेड रेशा भी यही है। कौन सी शताब्दी का चमत्कार? तो आपका 19वीं शताब्दी का चमत्कार। और साथ ही साथ हमसे पूछा जाता है ना, फादर ऑफ रेयॉन कौन है? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट क्या है? फादर ऑफ रेयॉन है। वैसे ही नायलॉन क्या है? जैसे रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं ना, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, या रेशम की नकली नकल कहते हैं। रेशम की नकल तो कहते ही हैं, रेशम की नकली नकल भी कहता है। कैसे ताजमहल, ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है वो ब्लैक ताजमहल को,
वहीं आगरा में, है ना, वैसे ही ये भी है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि अगर रेयॉन 19वीं शताब्दी का चमत्कार है तो नायलॉन क्या है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। और उसके फादर कौन है, आपका कैरथर्स सर हैं। और उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जादुई रेशा यानी कि मैजिक फाइबर कहा जाता है, वॉश एंड वेयर कहा जाता है ना, सुगम इजी लाइफ, सुगम जीवन रेशा भी उसे कहा जाता है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, सबके लिए है, आप लोग परेशान मत हुइए। आप कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो किसी एक के लिए हो, सबके लिए, सबको सब पढ़ना होता है। चलिए आइए पढ़िए। ठीक है, कहा गया मानक वातावरणीय परिस्थितियों में किस रेशे में सबसे अधिक नमी पुनः प्राप्ति होती है। जल्दी से क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहा गया विच फाइबर हैज द हाईएस्ट मॉइस्चर रिकवरी अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मानक वातावरणीय परिस्थिति में किस रेशे में सबसे अधिक नमी पुनः प्राप्ति होती है। आपके पास ऑप्शन क्या है, ऊन, दूसरा पॉलिएस्टर, तीसरा कपास और लास्ट आपके पास क्या है, आपके पास लास्ट है रेशम। आप ध्यान रखिएगा, मानक वातावरणीय परिस्थितियों में किस रेशे में सबसे अधिक नमी पुनः प्राप्ति होती है। नमी अवशोषक क्षमता की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, अवशोषक क्षमता की बात नहीं हो रही है। किसमें आपका पानी सबसे तेजी से आ जाता है, आपका ऊन, पॉलिस्टर, कपास और रेशम। कपास तो सोख लेता है ना, तभी तो हम लोग गर्मियों में कपास के कपड़े पहनते हैं, यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ध्यान रखिए, ये आप ऊन को पानी में डाल के देखिए, ऊन क्या करता है, सारा पानी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आप आंसर क्या कर देंगे, ऊन करें। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अर्थात जब हम ऊन को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो ऊन क्या करता है, पानी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अच्छा, कभी ये पूछा जाए कि कॉटन की अवशोषण क्षमता कैसी होती है, आप बताएंगे बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पर देखिए पुनः प्राप्ति की बात हो रही है वातावरणीय परिस्थितियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया ऊन की अग्निरोधकता मुख्यतः किस तत्व के कारण होती है। जैसे आपको पता है ना, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है ना, तो हम तुरंत लेके क्या भागते हैं, हम कंबल लेके भागते हैं, उलन चीजें लेके भागते हैं और उसको लपेटते हैं। अगर हम नहीं भी भागे तो हम टीवी में जरूर देखे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सब लेके ऐसे भागते हैं और फिर ऐसे उसको मतलब ऐसे ऐसे उसको कर देते हैं, ढक देते हैं, तो वो जो आग जल रही होती है वो बुझ जाती है ना। तो यही कहा गया ऊन की अग्निरोधकता मुख्यतः किस तत्व के कारण होती है। द फायर रेसिस्टेंस ऑफ वुल इज मेनली ड्यू टू विच एलिमेंट, किसकी वजह से ऐसा होता है। पहला, सतही स्केल संरचना, दूसरा उच्च नाइट्रोजन एवं सल्फर, या घुंघराली संरचना, या कैरेटीन बंधन। ऊन में पाया जाता है ना कैरेटीन, ऊन का प्रोटीन क्या है, कैरेटीन ही तो है। ओके, अब देखिए आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर क्या कर देंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोग वेंटिलेशन पढ़ते हैं, संवातन, और संवातन में हम लोग गैसों की बात करते हैं, और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, प्राणदायिनी गैस कहा जा रहा है उसको। लेकिन ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, अगर ये नाइट्रोजन ना रहे तो हम सांस लेंगे ना, तो हमारे फेफड़े भी जल जाएंगे, सब कुछ अपने आप जलने लगेगा अगर ये नाइट्रोजन ना रहे। नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करने का काम करता है ना। ओके, है ना, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, ऊन की अग्निरोधकता मुख्यतः किस तत्व के कारण होती है ना, तो नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से होती है। बाकी हमें तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है, हम न्यूट्रिशन साइंस में भी पढ़ते हैं क्या, कि ऊन में क्या ये जो आपका प्रोटीन होता है, क्योंकि ऊन प्रोटीन जगत का ही तो रेशा है, जो आपका प्रोटीन होता है उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, 16% नाइट्रोजन होता है, कितना % सल्फर होता है, 1% सल्फर होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा अभी। और ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा। ठीक है, अपना थोड़ी सी जो बुद्धि है उसको यूज करिएगा। आपने पढ़ा है, आपको चीजें पता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की बात है। आपका भाग्य रहा और आपका दिमाग रहा, तो वहां पर अगर दिमाग चल गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कहा क्या जा रहा है, ऊर्जा की माप हेतु प्रयुक्त इकाई कैलोरी का वैज्ञानिक विकल्प किस इकाई से समतुल्य होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। कहा क्या जा रहा है, ऊर्जा की माप हेतु प्रयुक्त इकाई कैलोरी का वैज्ञानिक विकल्प किस इकाई से समतुल्य होता है? आपसे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया गया है, वहां पे बिल्कुल आसान पूछा गया था। ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? आपने सीधे सीधे आंसर कर दिया था जूल, याद है? 2021 टीजीटी का क्वेश्चन है, बस वहां पे सीधा सीधा छोटा सा पूछा था, यहाँ इतना लंबा चौड़ा करके पूछा जा रहा है, पूछा वही जा रहा है। क्या? ऊर्जा की माप हेतु प्रयुक्त इकाई कैलोरी, हम लोग नापते हैं ना कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इतनी कैलोरी है ना, ये बाकी हम आरडी वगैरह में भी पढ़ते हैं कि मध्यम क्रियाशील को इतनी कैलोरी चाहिए, तो कैलोरी है वही मानक मापक इकाई ही है। तो कैलोरी का वैज्ञानिक विकल्प किस इकाई से समतुल्य है? जूल प्रति ग्राम, वॉट प्रति सेकंड, किलो वॉट प्रति लीटर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर? आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कहा क्या गया, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती की बात हो रही है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम तभी कार्यकारी होता है जब साथ में कौन सा तत्व उपस्थित हो। ठीक है, ओके, आपको आंसर करना है, जल्दी से बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ आपको आंसर करना है, जल्दी से बताइए। यस, आपसे कहा क्या जा रहा है, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम तभी कार्यकारी होता है, मतलब तभी वो काम करेगा जब साथ में कौन सा तत्व उपस्थित हो। अब आप एक मिनट के लिए रुकिए और ये सोचिए कि यार हम लोग कैल्शियम के साथ क्या पढ़ते आए हैं, विटामिन डी चाहिए और क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, है ना। अब यहाँ पे तो ये दोनों है नहीं, दोनों ही नहीं है। अब हम किसके साथ चले जाएं? क्या पोटेशियम के साथ जाएं, आयरन के साथ जाएं, विटामिन के साथ चले जाएं या क्लोरीन के साथ चले जाएं? आप आंसर क्या करेंगे? विटामिन के करेंगे। ठीक है, विटामिन के इनडायरेक्टली कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या करता है, हड्डियों के लिए काम करता है। ठीक है, ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, यदि किसी व्यक्ति में थकान कौमा चक्कर और एकाग्रता की कमी हो तो निम्न में से कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी मानी जा सकती है? बताइए, जल्दी से आंसर करिए। कहा जा रहा है यदि किसी व्यक्ति में थकान यानी फटीग कौमा चक्कर और एकाग्रता की कमी हो तो निम्न में से कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी मानी जा सकती है? पहली बात तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को हम किस शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, आपके पास है क्या, एक आपके पास है ओपन हंगर, ठीक है, ओपन हंगर मतलब खुला भूख, ठीक है, एक है हिडन हंगर, तीसरा है पीईएम और लास्ट है आपका ऑल एवब यानी कि ऊपर के दिए हुए सभी। आप आंसर करिए। अगर मैंने ये पूछा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को क्या कहा जाता है, ओपन हंगर या हिडन हंगर यानी छिपी भूख या पीएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या फिर आपका ऑल एवब, आप आंसर क्या करेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हिडन हंगर, छिपी भूख के नाम से उसे जाना जाता है। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हिडन यानी कि बी वाला हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, किस पोषक तत्व की कमी में ये सब देखने को मिलता है? फॉलिक एसिड या मैग्नीशियम या सोडियम या फिर जिंक? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करना है। आप आंसर क्या कर देंगे? किसी व्यक्ति में थकान चक्कर आना एकाग्रता की कमी या किस सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है? मैग्नीशियम की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आंसर हो जाएगा बी। बल्कि फॉलिक एसिड के बारे में हम जानते हैं क्या, फॉलिक एसिड विटामिन बी के परिवार का मेंबर है और फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एनटीडी होता है और एनटीडी में भी क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा होता है जो कि सबसे कॉमन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है,
अब सोडियम का रोल होगा ही नहीं इसमें, है ना, सोडियम की कोई ऐसी भूमिका है नहीं। जिंक टेस्ट के लिए ज़रूरी है, आपको संक्रमण से बचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जो थकान है, चक्कर, एकाग्रता की कमी, या किससे संबंधित हो जाएगा, मैग्नीशियम से संबंधित हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मतलब समझ रहे हैं, वही जो आप घर में नमक खा रहे हैं, ठीक है। जैसे टेबल शुगर जो घरेलू चीनी है, हम लोग पढ़ते हैं ना सुक्रोज, सुक्रोज को क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं। वैसे ये टेबल सॉल्ट है, नमक है। तो कहा गया टेबल सॉल्ट का उपयोग करते समय यदि आयोडीन उड़ जाए तो वह सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, ठीक है। इफ सोडियम एवोपरेट वाइल यूजिंग टेबल सॉल्ट, नमक में क्या है, सोडियम ही तो होता है, याद करिए। इसीलिए तो जब किसी की किडनी खराब होती है, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, लीवर डिजीज कुछ होता है ना, लीवर डिजीज मतलब सिरोसिस होता है, तो हम नमक क्या करते हैं, बैन करते हैं, क्योंकि नमक में सोडियम होता है ना। ओके, सोडियम क्लोराइड ही तो नमक है। तो अब कहा गया टेबल सॉल्ट का उपयोग करते समय यदि आयोडीन उड़ जाए तो वह सबसे अधिक किस अवस्था में होता है। पहला, नमक पिघलाते समय मतलब मेल्ट करते समय। दूसरा, लंबे समय तक खुले में रहने पर, उबालने पर, या ठंडे पानी में घोलने पर। आप लंबे समय तक आप क्या करिए, ओपन करके कंटेनर खोल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, व्हेन केप्ट इन द ओपर फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कहा क्या जा रहा है, घेंघा रोग के लक्षण, ठीक है, घेंघा रोग के लक्षण तब भी प्रकट हो सकते हैं जब आहार में आयोडीन हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। घेंघा रोग के लक्षण तब भी प्रकट हो सकते हैं, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, महिलाओं में होता है, हम रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इतना हम पढ़ते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, घेंघा रोग के लक्षण तब भी प्रकट हो सकते हैं यदि आहार में आयोडीन हो, ठीक है। आहार हम ले रहे हैं आयोडीन युक्त, फिर भी घेंघा हो रहा है, क्यों। पहला, अत्यधिक चीनी ली जाए, चीनी का इंटेक, शुगर ज्यादा खा रहे हैं। दूसरा, आपका ग्वाइट्रोजेनिक पदार्थ अधिक खाए जाए, और ये जो आपका ये वो गोभी होता है ना, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी क्या है, एक ग्वाइट्रोजन है। ग्वाइट्रोजन मतलब घेंघा पैदा करने वाला खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है। तो जब आपकी डाइट में ये चीजें अधिक होंगी या ऐसे पदार्थ अधिक होंगे, ग्वाइट्रोजन मतलब जो ग्वाइटर पैदा करने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, आप कितना भी आयोडीन खा लीजिए, ग्वाइटर होगा ही। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 से क्या करना है, लिस्ट 2 को मैच करना है। आप फटाफट से आप जी बिल्कुल बिल्कुल यस, आप फटाफट से मैच करिए, ठीक है। सरोजनी मिश्रा मैम, टफ टफ नहीं है, आप अपनी नोट्स उठा के देखिए, एक एक वर्ड इसमें लिखा हुआ होगा, होगा नहीं, लिखा है, खाली क्वेश्चन की फ्रेमिंग टफ है वही चीज, ठीक है। हाँ, गोभी, जी बिल्कुल, यस। अब मोमोज खाओ सब लोग, कहाँ कौन मोमोज खाने लगा भाई, अच्छा हाँ मोमोज की फीलिंग, अरे आइए चलिए पहले देखिए। कहा गया, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करिए, इको मार्क, हॉल मार्क, ISI मार्क और एग मार्क, ठीक है। अब हम लोग को पता है, हम लोग अभी कल पढ़ रहे थे मानकीकरण, याद है, अभी कल हम लोग क्या कर रहे थे, मानकीकरण पढ़ रहे थे ना, ओके। और तब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इको मार्क किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, जबकि हॉल मार्क किस पे लगता है, तो सोने पे यानी कि आभूषण पे लगता है। हमने पहले को किससे मैच किया था, चौथे से मैच किया, और यहाँ देखा चारों के चारों ही चौथे से, ठीक है, ओके, है ना। चारों के चारों ही क्या है, मैच है, ठीक है। हॉलमार्क किससे संबंधित है, आभूषण से संबंधित है, वो भी चारों है, ठीक। अब चारों पे नहीं है, एक तो कट गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एग मार्क है, एग मार्क आसान है, उसी को पकड़ लेते हैं। आपका एग्रीकल्चर, एग मार्क का मतलब भी होता है एग्रीकल्चर मार्क, जो भी आपके एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित चीजें होंगी उस पर एग मार्क लगा होगा, तो एग मार्क को मैच कर दिया गया दूसरे से। अब देखिए हमारा ये जो हमारा चौथा है उसको दूसरे से मैच कहाँ किया गया है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ओके। अब हमारा एक ही बच रहा है, अब हम आंसर क्या कर देंगे, ISI मार्क है, और उस पे लगा क्या है, ईमानदारी, तो ईमानदारी का कोई मानक वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो ISI मार्क
को किससे मिला दिया, उत्पाद प्रमाणन से मिला दिया। अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, आपको मैच करना है। ठीक है, पहला है एन्यूरेसिस, दूसरा आपका टॉरेंट्स विकार, फिर तीसरा है आपका एंक्रोप्रेसिस और फिर है हकलाना। ठीक है, ओके। हकलाना एक वाणी विकार है। ठीक है, एक स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक, अब देखिए एक एक करके हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। सबसे पहले तो सुन लीजिए, एन्यूरेसिस क्या होता है ना, बड़े हो करके भी बेड वेटिंग करना, मतलब बिस्तर पे सूसू करना। ठीक है, बड़े होने के बाद भी, वो ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है, एन्यूरेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने ए को किससे मैच कर दिया, तीसरे से मैच कर दिया, और देखिए यहाँ पर भी तीसरा है और यहाँ पर भी तीसरा है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा देखिए आपका टॉरेंट्स विकार क्या होता है, तो जब कई सारे मोटर मतलब होता है ये आपकी मांसपेशियां। ठीक है, जब कई सारे मोटर विकार एक साथ हो जाएं, गतिकी या क्रियात्मक विकास एक साथ हो, तो उसको क्या कहता है, टॉरेंट्स विकार कहा जाता है। अर्थात हमने इसको किससे मैच कर दिया, पहले से मैच कर दिया। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास, अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, एंक्रोप्रोसेस है। अब आपका एंक्रोप्रोसेस क्या होता है, तो ये क्या होता है, मल का बार बार आना क्या कहलाता है, एंक्रोप्रोसेस कहलाता है। और ये आपका जो हकलाना है, वो अभी आपने सुना ही था, ये क्या है, स्पीच डिसऑर्डर है ना, भाषा विकार है। तो हकलाने का क्या हो गया, बोलने में मुश्किल, तर्कहीन भय, ये तो फोबिया होता है ना। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, नियोफोबिया, है ना। हाइड्रोफोबिया तो हम पढ़ते ही हैं, बार बार एग्जाम में आता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। एक नियोफोबिया हमने पढ़ा था। नियोफोबिया क्या होता है, नया का भय। नया का भय मतलब नए लोगों से जाने में डर लग रहा है, नई जगह पे जाने में डर लगता है, कुछ नया खाने में डर लगता है, कुछ नया पहनने में, मतलब कुछ भी नया, कुछ नया नहीं करना है। जब नए से डर लगने लगे तो उसको नियोफोबिया कहते हैं। ठीक है, अब हम मैच कर ले, पहले को हमने मैच किया था तीसरे से, दूसरे को मैच किया था पहले से, और ये जो सी वाला है उसको भी मैच किया था दूसरे से, और जो आपका डी वाला है उसको मैच किया था पांचवें से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाँ कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। आप देखें, हम लोग सिंड्रोम के बारे में कई बार पढ़े हैं, और सिंड्रोम में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिंड्रोम क्या है, तो ये जो गुणसूत्री, हालांकि सिंड्रोम और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब एक तो गुणसूत्रीय सिंड्रोम है, उसके अलावा भी सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम इनको देख करके समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ये आपके गुणसूत्रीय सिंड्रोम्स हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे में क्या, ऐसे स्थिति को क्या कहा जाता है, गुणसूत्रीय सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ट्राइसोम, आपके पास पहले है डाउन सिंड्रोम। याद करिए हम लोग पढ़े हैं कि डाउन को क्या कहता है, ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। अर्थात 21वें नंबर के गुणसूत्र में क्या होगा, एक गुणसूत्र और आके ऐड हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास XYY है, XXY है, ट्राइसोमी 16 है, X0 है, ट्राइसोमी 21 है। आप डाउन सिंड्रोम को किससे मैच कर देंगे, ट्राइसोमी 21 से मैच कर देंगे। अर्थात आपका ए को किससे मैच कर दिया, पांचवें से मैच कर दिया है। ठीक है, ओके। टर्नर सिंड्रोम है, फिर आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और सुपर मेल सिंड्रोम है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहीं पर 1 मिनट और रुक जाइए और एक चीज समझिए, ये वाला जो है ना, ये ऑटोसोम की संख्या में विकार है। ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 होते हैं, पेयर में 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, और इस तरीके से पेयर में बात करें, जोड़े में बात करें तो 23 पेयर, और अगर सेपरेट बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हर व्यक्ति में होते हैं, है ना। अब ये डाउन सिंड्रोम में क्या हो गया, तो ऑटोसोम्स वाला है ट्राइसोमी 21, और इसमें 21वें नंबर के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त आके जुड़ जाता है। इसी को मैंगोलिज्म या इसी को जड़ बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है। याद है,
डाउन सिंड्रोम के बारे में। बाकी ये जो तीनों है ना, चाहे वो आपका टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, सुपर मेल हो, ये सब सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित है। अर्थात वो जो एक जोड़ी था ना हमारे पास, ये तीनों उससे संबंधित विकार है, टर्नर भी, आपका क्लाइनफेल्टरस भी और सुपर मेल भी। ठीक, अच्छा अब जरा आप सुपर मेल को समझिए। ठीक है जी, अब जरा सुपर मेल को समझिए। आप ये बताइए, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि, एक मिनट मैं कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं, हाँ यहाँ लिख देती हूँ। हमें ये पता है ना कि एक्स और एक्स ये क्या है, गर्ल चाइल्ड के लिए होता है ना, एक्स और एक्स मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, लड़की होती है। एक्स और वाई मिलता है तो बॉय चाइल्ड होता है, यानी कि लड़का होता है। ठीक है, सुपर मेल, मेल का मतलब होता है लड़का, आदमी, और यहाँ सुपर मेल कहा जाता है, मतलब मेल से भी सुपर, उससे भी ऊपर। अब जरा देखिए, आपको कुछ नहीं आता है तब की मैं बता रही हूँ, तब आप कैसे लगाएंगे। आप देखिए, अब सुपर मेल मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो जाए, एक्स वाई से ही लड़का बनता है। अब क्या हो जाए, अगर उसके पास एक वाई और आ जाए तभी तो वो सुपर मेल होगा। लड़कों वाले गुण के लिए तो वाई ही चाहिए, एक्स तो लड़कियों के लिए है। तो सुपर मेल मतलब एक एक्स्ट्रा वाई आ गया, एक और लड़के वाला गुणसूत्र आ गया, तो तभी वो क्या कहलाएगा, सुपर मेल कहलाएगा। अब जरा देखिए कहाँ पर एक्स वाई वाई है, एक्स वाई वाई है, ये आपका सुपर मेल को किससे मैच कर दिया गया, एक्स वाई वाई से मैच कर दिया गया। यह लड़कों में होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जैकब सिंड्रोम है। क्या कहा जाता है, जैकब सिंड्रोम में कहा जाता है। इसी को क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है, अपराधी सिंड्रोम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लड़कों के गुण बहुत, मतलब भाई एक एक्स ज्यादा है, तो अब दो लड़कों की शक्ति किसी एक में आ जाए तो सिंपल सी बात है, सुपर मेल तो हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें भी तो हो जाएंगी। ऐसे इस सिंड्रोम से ग्रसित जो आदमी होगा उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती, वो बहुत आक्रोशी होगा, आक्रामक होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा, इसलिए तो क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, है ना। और साथ ही साथ उनमें जो सेक्स डिजायर है वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सुपर मेल एक्स वाई वाई हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पर एक्स वाई वाई हो गया तो आदमियों के गुण ज्यादा थे। अब यहाँ देखिए डबल एक्स वाई लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जब डबल एक्स वाई है तो हमने पढ़ा है कि एक्स फीमेल का है, तो अब इसमें लड़की भी तो, महिला भी तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। डबल एक्स वाई आप देख पा रहे होंगे क्या है, डबल एक्स वाई। यहाँ पे तो सुपर मेल को हमने एक्स वाई वाई से मैच कर दिया था। ओके, किससे मैच कर दिया था, जिसको हम लोगों ने मैच कर दिया था एक्स वाई वाई से। जबकि जो आपका आगे का है, अगर हम पहले इसी को मिला लें तो भी हम देख लें, जैसे हमने पहले को पांचवें से मिलाया था, यहाँ पर ठीक है, फिर लास्ट वाले को हमने पहले से मिला दिया, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है। अब अगर हमारे पास दो और बचा हुआ है और उन दोनों को हम कैसे मिलाएंगे, देखिए आपका अब आप किससे मिलाएंगे, टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम जो है ना, इसको किससे मिलाएंगे, इसको एक्स एंड जीरो से मिलाएंगे। जैसे ये मेल में होता है ना, ये फीमेल में होता है, महिलाओं में होता है। ठीक है, ओके, इनके पास एक्स तो है, महिला के लिए, गर्ल के लिए यही होता है ना, दूसरा एक नहीं है। ओके, एक एक्स जो होना चाहिए था वो नहीं है। ठीक है, और ऐसी वजह से, इस वजह से महिलाओं के ही गुण इनमें क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, स्तनों का विकास, जननांग, ये सब चीजें कम होंगी। तो टर्नर सिंड्रोम को किससे मैच कर दिया गया, एक्स और जीरो से मैच कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए क्लाइनफेल्टरस सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टरस सिंड्रोम को किससे मैच किया गया है, एक्स वाई वाई से मैच किया गया, और ये भी लड़कों में होता है। ठीक है, अब अगर क्या है, एक्स वाई होता तो लड़का होता, इसमें एक एक्स और है, मतलब वह लड़का जिसमें लड़कियों के गुण आ गए हैं। ठीक है, बताइए। जी जी बिल्कुल, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लाइनफेल्टरस ये भी लड़कों में होने वाला सिंड्रोम है, और इसको हम लोगों ने किससे मैच किया है, एक्स एक्स वाई से मैच किया है। अर्थात ऐसा लड़का जिसमें एक एक्स ज्यादा हो गया है। अब एक एक्स ज्यादा हो गया और एक्स का मतलब लड़की, तो ऐसा लड़का जिसमें क्या है, लड़कियों के गुण आ गए हैं, तो ऐसे सिंड्रोम को क्या कहा जाएगा, क्लाइनफेल्टरस सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आप लोग इसको दोबारा से भी समझ लीजिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है क्या। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में
एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। ओके, एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ क्या है, लिस्ट 2 है। ठीक है, समझ नहीं आया? अच्छा चलिए, मैं सिंड्रोम की एक दिन क्लास आपको लेकर करके बताऊंगी। ठीक है, हाँ, एक दो दिन में सिंड्रोम की क्लास लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो, और एक बार दोबारा सुनेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ। हम्म। जी, ये गुण हैं जो कि एक्स वाई के असमान संख्या की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अनौपचारिक माध्यम, निजी माध्यम, सुव्यवस्थित माध्यम और सर्वदेशीय माध्यम। आपका कार्यालयी परिपत्र, टेलीविजन, आमने सामने बातचीत, विद्युत, अनाधिकारिक रूप से सूचना प्रदान करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, आंसर आपको करना है। आप देखिए, सबसे पहले अनौपचारिक की बात करें, नॉन फॉर्मल, हम लोग पढ़ते हैं ग्रेप वाइन, अंगूरी लता, क्या है, अनौपचारिक है ना, जिसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बस ऐसे ही बात चल रही है। तो अनौपचारिक माध्यम में देखिए, आप सबसे पहले क्या लगा देंगे, अनाधिकारिक रूप से सूचना प्रदान करने का तरीका। आपका पहले को हमने किससे मैच कर दिया, 5वें से मैच किया है। निजी माध्यम, निजी मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, निजी का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब इसको किससे मैच करेंगे, आमने सामने बैठ करके बात करें तभी तो प्राइवेट है, तभी तो पर्सनल है। याद करिए, आपसे पूछा गया था ना 2021 में, घर पे जाना है ना, फार्म पे, कार्यालय में जाना क्या है, तो व्यक्तिगत संपर्क की विधि थी। तो निजी माध्यम मतलब क्या, आमने सामने बैठ करके हम क्या करें, बात करें। सुव्यवस्थित बात कर रहे हैं, मतलब फॉर्मल चैनल के थ्रू बात हो रही है, यानी कि कार्यालयी परिपत्र, ऑफिस, है ना। इसके बाद देखिए सर्वदेशीय माध्यम। अब सर्वदेशीय माध्यम में क्या हो जाएगा, आपका टेलीविजन हो जाएगा। ये आपका बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर करने का मीडियम होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए जल्दी से आंसर। ठीक है, हम्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है क्या, कहा जा रहा है यस, कि गुप्त यानी कि हिडन पारिवारिक आय किनके संयोग से प्राप्त होती है। आपके पास है क्या, पहला है आपका पूंजी निवेश आय, सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं और साइकिक आय। साइकिक आय का मतलब क्या होता है, आपका आय 3 प्रकार का होता है ना, एक होता है मनी, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है आपका साइकी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको आत्मिक भी कहा जाता है, या उसी को मानसिक आय कहा जाता है, जो संतुष्टि से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है। आप देखिए, पहली बात तो हिडन इनकम क्या होता है, जो आपको सीधे सीधे नहीं मिल रही है। जैसे आपको सैलरी मिलेगी तो सैलरी आपकी क्या है, डायरेक्ट इनकम है ना, लेकिन उस सैलरी के अलावा भी आपको सुविधा मिल रही है, कुछ गाड़ी मिल रहा है, ठीक है, ओके, आपको कोई नौकर मिला है, तो वो हिडन इनकम है, दिख नहीं रहा लेकिन है इनकम वो, है ना। तो ऐसे को हिडन इनकम कहा जाता है। कहा गया हिडन इनकम इनके संयोग से प्राप्त होता है। इन्वेस्टमेंट इनकम यानी पूंजी निवेश, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, सामुदायिक है, कम्युनिटी इनकम, जैसे आपका आप कम्युनिटी की कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, कम्युनिटी का हॉस्पिटल है, रेलवे हो गया, बस हो गया, है ना, पुस्तकालय हो गया, ये आपका होता है। नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, नौकरी से आप सैलरी तो ले ही रहे हैं, है ना, बाकी हमें तो पता है ना कि नौकरी जो कर रहा है वो मेंटल वर्क है ना, और मेंटल वर्क करने वालों को सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, हम जान ही रहे। फिर देखिए आपका एक क्या है, साइकिक इनकम है ना, हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन हमें मिल रहा है, कोई भी काम हम करते हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च करने के बाद जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है उस वस्तु का उपभोग करके, तो हमें साइकी इनकम भी मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, बी, सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया, डी वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P हैं। अभी हम लोग कल या परसों जब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, मार्केट और कंज्यूमर का चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हम लोग पढ़े थे ना ये 4P क्या होता है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। 4P फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया 4P क्या है, आपके पास प्राइस है, परचेज है, प्रमोशन है, प्लेस है और प्रोडक्ट है। आप आंसर करिए जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ,
यस। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे? देखिए, प्राइस तो होता ही होता है, प्रमोशन भी हम पढ़ रहे थे, हम प्लेस भी पढ़ रहे थे और प्रोडक्ट भी पढ़ रहे थे। हम क्या नहीं पढ़ रहे थे? परचेज नहीं पढ़ रहे थे ना। 4P ऑफ मार्केटिंग हम पढ़ रहे थे, गिवन बाय फिलिप कोटलर। जिस फिलिप कोटलर को वैसे भी मार्केटिंग गुरु के नाम से जाना जाता है। तो फिलिप कोटलर ने क्या किया था? 4P ऑफ मार्केटिंग बताया है। क्या? प्राइस, प्राइस के साथ आपका प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट की होती है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, प्रोडक्ट सबसे बढ़िया। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जो आपका जो टारगेट ग्रुप है वो उसे दे पाए और आपको भी नुकसान ना हो, तो ये आपका प्राइस है, ठीक है। साथ ही साथ उसको ऐसे प्लेस पे रखिए जहां से लोग कन्वीनियंस मतलब सुविधापूर्ण तरीके से उसे प्राप्त कर सकें, अर्थात प्लेस। प्रमोशन, लोगों को बताइए कि हाँ ये प्रोडक्ट है जो कि आपको इस चैनल पे अवेलेबल है, इस जगह पे, इस दुकान पे अवेलेबल है, इस रेट में है, तभी तो लोग खरीदेंगे। जब उन्हें पता ही नहीं है तो कैसे, है ना। तो आपका प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट और प्लेस क्या नहीं होता? परचेज नहीं होता, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी डी ई, ए सी डी ई कहाँ पर है? ए सी डी ई, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 है क्या? प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं? आप ये बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, अब देखो यहाँ लिखा नहीं है विपरीत रंग योजना की बात की जा रही है ना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री को सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट्री ही लिख दिया गया। तो आपको बताना है कि दो प्रकार के कलर स्कीम होते हैं। एक होता है सिमिलर कलर स्कीम, समान रंग योजना, जिसमें दो आते हैं, मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस। जबकि दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, जिसको प्रत्यक्ष रंग योजना भी कहते हैं, ठीक है, या विपरीत रंग योजना भी कहते हैं। अब इसमें क्या है? कलर व्हील के हिसाब से बताना है, लाल और नीला, या नीला और संतरी, संतरी का मतलब होता है ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका लाल और हरा, और लास्ट है पीला और बैगनी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 है। आप आंसर क्या कर देंगे? देखिए, ये जो आपका ब्लू ऑरेंज है ये कलर व्हील पे एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। इसी तरीके से रेड और ग्रीन एक दूसरे के अपोजिट होता है, और येलो और पर्पल क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। लेकिन लाल के साथ नीला नहीं होता है, लाल का अपोजिट हरा है, ओके आंसर। बल्कि नीले का अपोजिट क्या होता है? संतरी होता है, संतरी मतलब ऑरेंज होता है, ओके। आप क्या बताएंगे कि कौन सा एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम नहीं है? तो ये पहला वाला नहीं है, बाकी नीला और संतरी, लाल और हरा, पीला और बैगनी, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के उदाहरण होते हैं। पहले को छोड़ दीजिए, बी सी डी, आपका बी सी डी क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया आपका? हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ, यस, हाँ 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 जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 है क्या? संचार की प्रक्रिया में संदेश का प्रेषण और प्राप्ति के समय हस्तक्षेप करने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिए। संचार की प्रक्रिया में संदेश का प्रेषण और प्राप्ति के समय हस्तक्षेप करने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? आपके पास है संचार की गति, संचार की अवरोधक, या संचार माध्यम, या संचार का माध्यमिक प्रभाव। जल्दी से आंसर करिए। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी जल्दी आंसर करिए। आप आंसर क्या करेंगे भाई? बैरियर ही है ना, आपको याद होगा, डे ड्रीमिंग कम्युनिकेशन का बैरियर है, स्टेज फियर बैरियर है, नॉइस शोर बैरियर है ना। तो अब ये सब बैरियर मतलब अवरोध, याद करिए, हम लोग तो वैसे भी पढ़ते हैं प्रक्रिया वाले में, प्रक्रिया मतलब समझे, कार्य सरलीकरण में हम अवरोध पढ़ते हैं ना, जब हम प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन चार्ट की बात करते हैं, ओके। चलिए, आप आंसर क्या करेंगे? आप 24 का आंसर कर देंगे क्या? आप आंसर करेंगे बैरियर इन कम्युनिकेशन, या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की अवरोधक या संचार के अवरोधक। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंचार का उत्कृष्ट उदाहरण है जो विभिन्न आयु वर्गों में समान रूप से प्रभावी होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा
एक जनसंचार का उत्कृष्ट उदाहरण, जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का उत्कृष्ट उदाहरण है जो विभिन्न आयु वर्गों में समान रूप से प्रभावी होता है? रेडियो, सोशल मीडिया, टेलीविजन, समाचार पत्र। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि ये चारों ही मास कम्युनिकेशन के साधन है, ये चारों ही क्या हैं? मास कम्युनिकेशन के साधन है, अर्थात ये विराट जनसंपर्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, कहा गया कि कौन सा जनसंचार का उत्कृष्ट उदाहरण है जो विभिन्न आयु वर्गों में समान रूप से प्रभावी होता है। जबकि अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे और उसमें पता है सोशल मीडिया सही माना गया था। ओके, याद होगा क्या सही माना गया था? सोशल मीडिया। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ आयु को रखने की वजह से आंसर क्या हो गया? टेलीविज़न हो गया। जैसे अब जो हमारी हमसे पहले वाली जनरेशन है उसके लिए क्या है? उसके लिए ये जो टेलीविज़न है ये क्या है? ये ज़्यादा सुटेबल है। ओके, तो वही कहा गया कौन सा जन संचार का उत्कृष्ट साधन जो विभिन्न आयु वर्गों में समान रूप से प्रभावी होता है। आंसर क्या हो गया? सी हो गया है, ठीक है, टेलीविज़न। ओके ओके, एक दो क्वेश्चन और है एक्स्ट्रा में, शायद उसको भी देख लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए। कहा गया संचार की प्रक्रिया में संचार की प्रक्रिया में संदेश का प्रभावी रूप से रूपांतरण क्या कहलाता है? बताइए। संचार की प्रक्रिया में संदेश का प्रभावी रूप से रूपांतरण क्या कहलाता है? पहला है संचार का पुनः संपादन, दूसरा संदेश का परिवर्तन, तीसरा संदेश का प्रसंस्करण और फिर आपके पास क्या है? संदेश का कूट विज्ञान। क्वेश्चन एक बार ध्यान दीजिएगा फिर करिएगा। संचार की प्रक्रिया में संदेश का प्रभावी रूप से रूपांतरण क्या कहलाता है? 26 का आंसर करना है। आप क्या बताएंगे? रूपांतरण मतलब क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज, प्रसंस्करण फूड, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, नहीं खाने। नहीं खाने मतलब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है इसलिए नहीं खाने। ओके, पूछा जाता है कि स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों में किसको वर्जित करना चाहिए? आंसर में होता है क्या? प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ अर्थात प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है। तो आपका हालांकि यहाँ पे अच्छा है प्रोसेस, ठीक है वो फूड में प्रोसेस गड़बड़ है, हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, ठीक। तो कहा गया संचार की प्रक्रिया में संदेश का प्रभावी रूप से रूपांतरण क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज कहलाता है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक रूप है जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है? सभी लोग आंसर करिए। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक रूप है जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है? पहला है दृश्य संचार, दूसरा है आपका ध्वनि संचार, तीसरा शारीरिक संचार और एक होता है आभासी संचार, ठीक है। ओके, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रोड्यूस द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट? पहला विजुअल, वॉइस, फिजिकल या वर्चुअल। आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो दृश्य साधन होते हैं ना, ये दृश्य जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो दृश्य संचार होता है, जो विजुअल कम्युनिकेशन जो हमारे आंख के सामने हो रहा होता है ना, वह ज्यादा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ओके, कैसे हम कहते हैं? अरे हम कैसे मान ले, हमने तो अपने आंखों के सामने देखा था दृश्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए। उम्मीद